जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी दूंगा, तो उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि आपने आज की इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे किसी प्रकार का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है इसका, वो है ड्राफ्टिंग बाई ICAI। जैसे कोई भी अगर हमारा रूल रेगुलेशन हमें बनाना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, मतलब क्या नियम बनाए उसके हिसाब से हमें वो नियम की ड्राफ्टिंग करनी होती है। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस है ड्राफ्टिंग बाई ICAI। ICAI क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये किसी भी नियम की ड्राफ्टिंग करता है हमारी इंडिया के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सरकार ये चाहती है कि देश में रिवेन्यू के संबंध में कोई नियम बने, तो ICAI का ये काम है कि वो रिवेन्यू के संबंध में जो नियम बनाएगी उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करेगी, उसका मसौदा तैयार करेगी। तो पहला प्रोसेस हो गया ड्राफ्टिंग बाई ICAI। फिर सेकंड प्रोसेस शुरू होता है ICAI काउंसिल अप्रूवल। अब ICAI ने जो ड्राफ्टिंग की है, जो नियम बनाया है, उसको ICAI काउंसिल के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। ICAI काउंसिल का मतलब है कि वो एक समिति है जो ये निर्णय लेती है कि जो ICAI ने ड्राफ्टिंग की है वो सही की है या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत है। तो यदि ICAI काउंसिल को ये लगता है कि ICAI द्वारा की गई ड्राफ्टिंग एकदम सही है, तो वो फिर इसको आगे फर्दर प्रोसेस के लिए भेज देता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में एक टेस्ट होना है, तो टीचर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस टेस्ट को प्रिपेयर करे, बनाए बच्चों के लिए। अब बच्चों का जब उसने टेस्ट बना दिया तो उसके बाद उस टेस्ट का अप्रूवल जब उसको चाहिए तो उसको प्रिंसिपल के पास जाना होगा। प्रिंसिपल से उस टेस्ट का वो अप्रूवल लेगा कि भाई ये जो मैंने टेस्ट बनाया है क्लास में लेने के लिए, क्या ये ओके, क्या ये उचित है, क्या मैं इस टेस्ट को बच्चों से ले लूँ। तो अगर प्रिंसिपल कहेगा हाँ आप इस टेस्ट को ले सकते हो, आपने ये टेस्ट एकदम सही बनाया है, तो फिर उसके बाद वो अप्रूव हो जाएगा और टीचर बच्चों से वो टेस्ट ले लेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे ICAI ने रूल रेगुलेशंस बनाया, उसकी ड्राफ्टिंग की है और ICAI काउंसिल ने उसको अप्रूव किया। जैसे टीचर ने टेस्ट बनाया और प्रिंसिपल ने उसको अप्रूव कर दिया, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हुआ। फिर जो तीसरा इसका प्रोसेस रहेगा वो रहेगा सेंडिंग ड्राफ्ट टू NACAS। जो ICAI ने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको ICAI काउंसिल ने अप्रूव कर दिया है, उस ड्राफ्ट को भेजा जाएगा NACAS के पास। ये NACAS क्या है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसका नाम आज की डेट में बदल के हो गया है NFRA, यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो जो ICAI के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो नियम बनाया गया है, जिसको ICAI काउंसिल ने अप्रूव किया है, उसको भेजा जाएगा NACAS, आज का जिसका नाम है NFRA, यानी कि NFRA के पास भेजा जाएगा। NFRA ये देखेगा कि ये जो नियम आया है वो देश के हित में है या फिर नहीं है, या फिर ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया है या फिर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, और चेक करेगा क्या ये IFRS के अनुरूप है या फिर नहीं है। मतलब अगर NACAS या NFRA आज का जो नाम है, वो ये पाता है कि ये जो ड्राफ्टिंग ICAI द्वारा की गई है वो देश के हित में भी है, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी है और वो IFRS के अनुरूप भी है, तो फिर वो
फर्दर प्रोसेस के लिए उसे आगे एमसीए को भेज देगा। तो अगला जो हमारा फिर प्रोसेस आएगा वो आएगा डिसीजन बाय एमसीए। एमसीए अब डिसीजन लेगा। एमसीए मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। जो ड्राफ्टिंग तैयार करके आईसीएआई ने उसको अप्रूव किया था, उसके बाद एनएसीएएस ने उसको अप्रूव किया था और उसके बाद वो एमसीए के पास आया। तो अब एमसीए इसको फाइनल अप्रूव करेगा, फाइनल डिसीजन लेगा इसके बारे में कि क्या ये देश के हित में है, ये जो नियम बनाया गया है, तो इसको अप्रूव कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। इस तरह का ये फाइनल डिसीजन लेगा। जिस तरह से मान लीजिए कोई यातायात के संबंध में नियम बनते हैं, कोई कानून बनता है, तो उसको कैबिनेट में अगर मंजूरी मिल जाती है तो फिर वो देश में लागू कर दिया जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर एमसीए को ये लगता है कि जो ये नियम बनाया गया है वो एकदम ओके है, एकदम सही है, तो फिर उसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। तो फिर अगला जो प्रोसेस आता है, पांचवा प्रोसेस, वो आता है नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। यानी कि जो ऑफिशियल राजपत्र होता है उसमें एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है कि इस नियम को पूरे देश भर में लागू कर दिया जाए। जब ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है उसके बाद ये जो नियम बना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो पूरे देश भर में लागू हो जाता है। अभी तक टोटल 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देश में आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू बुक। जो बुक लिखती है उसमें यही लिखती है, हर एक बुक, कि 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे देश में अभी तक लागू हो चुके हैं। परंतु एक्चुअल में इसमें कुछ बदलाव हो गए हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिप्लेस कर दिए गए हैं, उनकी जगह कुछ नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। बट आपको बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है, मतलब यही लिखना है कि अभी तक टोटल 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो लागू किए जा चुके हैं। तो ये वीडियो का एक पार्ट हो गया जिसमें मैंने आपको बताया कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करने का प्रोसेस क्या है। उसमें ये 5 प्रोसेस मैंने आपको बताए। सबसे पहले एक बार मैं आपको इसको थोड़ा समरी दोबारा कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आईसीएआई ने इसकी ड्राफ्टिंग की, मतलब रूल बनाया। उसके बाद आईसीएआई काउंसिल ने इसको अप्रूव किया, जैसे टीचर टेस्ट बनाता है और प्रिंसिपल उसको अप्रूव कर देता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी। उसके बाद जब आईसीएआई उस काउंसिल उसको अप्रूव कर देगा तो फिर ये भेजा जाएगा एनएसीएएस के पास, जो इसको फर्दर अप्रूव करेगा। एनएसीएएस का फ़िलहाल जो नाम है वो है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये अप्रूव करेगा और ये देखेगा कि वो देश के हित में है या नहीं, और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, या आईएफआरएस के अनुरूप है या नहीं। अगर ऐसा पाता है तो ये फर्दर प्रोसेस के लिए एमसीए के पास भेज देगा और उसके बाद एमसीए इसका फाइनल डिसीजन लेगा कि इसे देश में लागू किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अगर उसे लगता है, एमसीए को लगता है कि ये देश में लागू किया जाए, तो फिर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और ये देश में लागू हो जाता है। तो इस तरह से एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लागू करने का प्रोसेस है। अभी तक टोटल 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे लागू हो चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी वीडियो का, वो है कि किन कंपनीज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू नहीं होता, या यूँ बोल सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिन पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ये नियम लागू नहीं होता। वो अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार भी बना सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की कंपनियां हैं जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लागू ना करें तो भी काम चल जाएगा उनका। पहली कंपनी है अनलिस्टेड कंपनीज। कोई भी ऐसी कंपनीज जिसके शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो उस कंपनी को ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करे। वो चाहे तो जो पुराने रूल रेगुलेशंस थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके अनुसार भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकती है। परंतु अनलिस्टेड कंपनीज में केवल उन्हीं कंपनी को ऐसा अधिकार है पुराने नियम लागू मतलब फॉलो करने का, जिनकी जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ रुपए से कम की है। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है तो उसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही लागू करने होंगे। परंतु जिस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ रुपए से कम की है और वो अनलिस्टेड भी है, तो वो चाहे तो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू कर सकती है, जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे उन्हें लागू कर सकती है बजाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। और अगर वो अपनी इच्छा से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू करना चाहे तो उन्हें भी लागू कर सकती है, उसको इस बात की छूट है। परंतु इसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करती है तो ऐसा नहीं है कि अगले साल फिर वो कहे कि मैं तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करूँगी। अगर एक बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर लिए तो फिर आगे रेगुलर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही यूज करने होंगे। ऐसा वो नहीं कह सकती कि जो मेरी नेटवर्थ है वो तो 500 करोड़ रुपए से कम है और मुझे ये ऑप्शन है कि मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज कर सकती हूँ, फिर ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से एक दूसरी कंपनी है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर लागू ना करे तो भी चलेगा, और वो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लागू नहीं करे तो चलेगा यदि उसकी जो नेटवर्थ है वो 200 करोड़ रुपए से कम की है। जो अनलिस्टेड कंपनीज है उसके लिए मैंने आपको बताया 500 करोड़ रुपए से कम की अगर नेटवर्थ है तो उसे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मैंने आपको बताया कि अगर उसकी नेटवर्थ 200 करोड़ रुपए से कम की है तो उसे भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही प्रकार की कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकती हैं। जो पहले पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे उन्हें फॉलो कर सकती हैं, उनके बेस पर अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकती हैं, और चाहे तो अपनी मर्जी से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से भी इनके अकॉर्डिंग भी अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकती है। परंतु बस इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि ये अपनी मर्जी से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करती हैं तो फिर इनको ये ऑप्शन नहीं होगा कि ये बाद में उसको चेंज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करें। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको जो ये वीडियो में जितना भी कुछ बताया है तो इसकी प्रोसेस के बारे में बताया है, और एक ये बताया है कि कौन कौन सी कंपनीज पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके भी उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। यदि आप डाउट पूछने के लिए मुझे कॉल करते हैं तो कॉल करने के लिए मेरा नंबर है 9416949631। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट MCQs दूंगा, तो उन इम्पोर्टेंट MCQs के जवाब भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं, और वो इम्पोर्टेंट MCQs ये रहे आपके सामने। यदि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और आप मुझे कमेंट में ये और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।